Are you stop? Hello and good evening, friends. On behalf of Indian Dietetic Association Mumbai chapter, I welcome all of you attending this webinar series of ours. Friends, we are here to present to you yet another very important topic on pain management. Pain management is something that affects most people, and people do not know what exactly they are supposed to be doing. So today's webinar is going to be useful for all of us. And for this webinar, we have very eminent speakers with us, Dr. Siddharth Verma and our very own Dr. Anika Palekar. I welcome both of you today and waiting to listen to you on this very important topic. Thank you and hope we all benefit from this webinar today. Thank you. Over to you, Megha. Thank you, ma'am. Okay, my slide is visible. Yes. Okay. So let's start with our session for today. We have our first speaker with us, who is Dr. Siddharth Verma. Sir is a spine and a pain physician who is specializing in chronic painful conditions. He's a double postgraduate in anesthesiology. He's a holder of postdoctoral certification in pain management from BHU Varanasi. He's the only Indian with the advanced qualification like the FIPP from USA and the EDPM from Spain. He's an associate professor and an in charge of pain clinic at D.Y. Patil University School of Medicine. He's also the founder of Panacea Spine Wellness and Pain Relief Center and a co-founder of the Mumbai Pain School. His areas of interest include spine endoscopy, regenerative medicine, and neuromodulation. We welcome you, sir, for this session. Over to you, sir. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. Just let me start the screen share. So can you see my slides? Yes, sir. Yeah, I hope. Just let me make it full screen. So since this session is mainly for the public, so I will use mostly Hindi language, and I may use some English words so that it is easier for us to understand. तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रॉनिक बैक पेन, और ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है. इसमें हर एक इंसान को कहा जाता है कभी ना कभी कमर में दर्द हुआ है या शायद होगा, और इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट हो जाता है. सो इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको कमर के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि पहले से पता है, और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो शायद जिनका उतनी कॉमन नहीं है, उतनी ज्यादा जानकारी जिसके बारे में लोगों को नहीं है. और इन्हीं दो चीजों के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कमर की जो दर्द है वो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, और अगर वो हो जाती है तो कैसे उसे ठीक भी किया जा सकता है. सो सबसे पहले बात करते हैं दर्द की, कि दर्द होती क्या है. सो दर्द के बहुत सारे मतलब हैं, और अलग अलग लोग उसके अलग अलग तरीके से उसका व्याख्यान या वर्णन या डेफिनेशन देते हैं. तो जो पूरे दुनिया में जो पेन के लिए एक सोसाइटी है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन के नाम से जानी जाती है, वो लोग कहते हैं कि दर्द एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है जो कि दर्द सहने वाला आदमी जो है महसूस करता है.
और इस तजुर्बे को लफ्जों में बयान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसलिए इसे समझना बहुत आसान नहीं है। लेकिन मैं कुछ अटेम्प्ट्स करूंगा, आई विल मेक सम अटेम्प्ट्स, तो आप लोग देखिए कि कुछ आपको समझ आता है या नहीं। तो इस समय जो बॉक्सर आपकी लेफ्ट साइड पे है उसको जो हो रहा है वो भी दर्द है, और इस समय जो मैडम आपकी राइट साइड में है जो उनको हो रहा है वो भी शायद दर्द ही है। इस समय जो ये साहब फील कर रहे हैं ये भी दर्द ही है एक तरह का, जिसे गुस्सा भी आ रहा है और दर्द भी मिला हुआ है। और ये जो बुजुर्ग हैं जो शायद अपने बच्चों की राह देख रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, या घुटने पे एक हाथ आप देख सकते हैं इन्होंने रखा हुआ है, तो ये भी एक तरह का जो है वो दर्द ही है। सो अब बात की जाए इतने सारे अलग अलग चीजों की, तो दर्द को आप समझ ही गए होंगे कि बयान करना कितना मुश्किल है। लेकिन आज हम बहुत सारी दर्दों के बारे में बात नहीं करेंगे, आज सिर्फ एक दर्द की बात करेंगे और वो है कमर का दर्द। तो अगर मैं कमर के दर्द की बात करूं तो ये अक्यूट हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। अक्यूट का मतलब कि 3 महीने से कम का दर्द, जैसे आज मैंने कुछ वजन उठा दिया और मुझे दर्द शुरू हो गया और मैंने रेस्ट की और मैं ठीक हो गया, सो ये है अक्यूट पेन। और अगर मैं बात करूं क्रॉनिक पेन की तो यह है लंबे समय से चलने वाला जो दर्द है, उसे कहते हैं क्रॉनिक पेन। तो ये यानी कि 3 महीने से पहले, 3 महीने से ज्यादा जो दर्द चलता है उसे कहते हैं क्रॉनिक पेन। और इन दोनों को का फर्क जानना इसलिए जरूरी है कि इन दोनों का इलाज जो है वो सेम नहीं है, इनका इलाज जो है वो बिल्कुल अलग है। तो इसके लिए अब हम ये देखेंगे कि दर्द होता क्यों है, दर्द का जो सिस्टम है वो भगवान ने बनाया ही क्यों, या इंसान को दर्द महसूस ही क्यों होता है। कितना मजा आता है अगर दर्द होता ही ना। तो उसका जवाब है कि मजा तो आता है लेकिन आपका जो शरीर है वो काफी उससे उसको नुकसान होता है। कैसे? फर्ज किया आप खाना बना रहे हैं, आपका हाथ जो है वो गर्म पतीले पे लग गया और हाथ जल गया, लेकिन दर्द नहीं हुआ, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाथ जल गया। फर्ज किया आप नंगे पैर चल रहे हैं, नीचे शीशा लग गया और आपको दर्द नहीं हुआ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको पैर में कुछ हुआ भी है। बाद में आप देखेंगे तो देखेंगे अरे छाला पड़ गया, कट गया, खून निकल गया। सो इसलिए दर्द का जो होना है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, शरीर का ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि वो अपने आप को नुकसान से बचाता है, यानी कि शरीर के जो टिश्यूज हैं उसको इंजरी से बचाता है। और इसके महसूस करने में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स का रोल है। तो जो सबसे आम चीजें होती हैं वो इस तरफ लिखी हैं, जिन्हें बायोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। और इसमें उम्र की बात है या डिजीज या इलनेस है, कोई ट्यूमर है, कोई चोट लग गई, वो सब चीजें इसमें आती हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे कि दर्द घटता या बढ़ता है। और वो क्या फैक्टर्स हैं? ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग से महसूस करने वाले। हाँ, सो आप आमतौर पे आपने सुना होगा इस आदमी को तो बहुत ही दर्द होता है, जरा सा लगती है और इतना चिल्ला उठते हैं। तो अलग अलग इंसान में दर्द सहने की शक्ति जो है वो अलग अलग होती है, और जो कि उनके बचपन से बड़े होने तक वो कैसे उन्होंने दर्द महसूस किया है उस पर डिपेंड करती है। तो ये है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। लेकिन अगर मैं बात करूं सोशल फैक्टर्स की, तो ये क्या फैक्टर्स हैं? इसका एक एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कुछ लोग अपना नाक में छेद करते हैं, कुछ कान में करते हैं, कुछ लोग उससे डरते हैं, कुछ लोग यहाँ गाल में एक तरफ से छेद करते हैं, दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं जो अलग अलग धर्मों में, जातियों में, जगह अलग अलग जगह रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी अगर बात करूं तो इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक मींस पैसे का भी एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी गरीब आदमी को बोला जाए भाई आज तुम्हें कमर दर्द है, काम पे मत जाओ, मजदूरी मत करो, ईंटें मत उठाओ, तो क्या वो रुकेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर किसी ऐसे आदमी को जिसके पास बहुत पैसे हैं, वो उनकी मैं बात करूं अगर, तो शायद उन्हें अगर नाखून में छोटा सा भी दर्द हो तो भी हो सकता है वो अपने काम से छुट्टी ले लें। सो इसलिए ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स जो हैं ये दर्द पे जो है असर डालते हैं और दर्द को कम और ज्यादा करते हैं। इसीलिए कोई भी दो शख्स का दर्द एक जैसा नहीं होता। अब दर्द अच्छा है या बुरा है, और या फिर बहुत बुरा है। सो दर्द अच्छा तब है जब वो शरीर को नुकसान से बचाता है। बुरा कब है? जब वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और बहुत ज्यादा बुरा कब हो जाता है? जब वो तकलीफ तो ठीक हो जाती है लेकिन वो दर्द से ही मरीज को इतना ज्यादा हैंडीकैप है, यानी कि वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, वो अपना जॉब पे नहीं जा पा रहा है, वो खाना नहीं बना पा रहा है, वो बाथरूम नहीं जा पा रहा है, वो उठ नहीं पा रहा है, सो नहीं पा रहा है, करवट तक नहीं बदल पा रहा है। ऐसे समय में हम कहेंगे कि दर्द से आराम दिलाना बहुत जरूरी हो जाता है। सो दर्द ही एक ऐसी चीज है
जो कि एक सिम्टम भी है। सिम्टम मतलब इसके पीछे कोई और कारण भी हो सकता है। जैसे पेट में दर्द है मतलब एसिडिटी हो सकती है, कब्जी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है, गॉल ब्लैडर की तकलीफ हो सकती है। सो ऐसा दर्द एक किसी और चीज का सिम्टम है, साइन है। जब के डॉक्टर के पास आप गए, आपको पहले तो दर्द नहीं था, बस आपसे ठीक से चला नहीं जा रहा और डॉक्टर ने दबाया घुटने को तो आपको दर्द हो उठा। तो ऐसा दर्द जो डॉक्टर के पास जाने पे और डॉक्टर के दबाने पे या किसी और के दबाने पे आपको होता है, उसे साइन कहा जाता है। और डिजीज यानी कि बीमारी, ये वैसा दर्द है जो कि आपको और कोई तकलीफ नहीं है, एमआरआई नॉर्मल, रिपोर्ट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन फिर भी दर्द है। सो इन सब चीजों का जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है कमर का दर्द। अब कमर का दर्द क्यों जरूरी है? क्योंकि कमर में जिसको दर्द हो जाए या स्पाइन में जिसे पेन हो जाए, उसका जो सारा एक्टिविटी है, जो उठना बैठना चलना खाना पीना सब कुछ जो है वो एक लेवल पे आके रुक जाता है। क्योंकि आप कुछ भी करें, चाहे लेटे हों, चाहे बैठें, चाहे सो जाएं, चाहे उठें चलें, चाहे करवट बदलें, तो आपकी कमर हर जगह जो है वो इन्वॉल्व होती है। सो इसमें अगर मैं बात करूं कि आम चीज क्या है, सो इसमें आम ये है कि कोई भी दर्द है तो आमतौर पे लोग पसंद करते हैं कि फिर हम मूवमेंट नहीं करेंगे और फिर उसका हम इलाज करने के लिए पेन किलर्स खाएंगे, और फिर अगर लंबा रह गया तो छुट्टी लेंगे काम से, और उसके बाद फिर शायद डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वो शायद एक्सरे करेंगे शायद। तो ये चीजें जो है ये आम इलाज हैं इसके, जो कि आप सब लोगों को शायद पहले से ही पता है। लेकिन मैं आम इलाजों की नहीं बात करूंगा, मैं इलाज की बात करूंगा जो चाहिए और जो शायद नहीं हो पाता है कमर के दर्द के मरीजों में। तो सबसे पहला तो जो स्टेप है वो है इस कमर के दर्द को रोकना, क्योंकि इसको रोकना ज्यादा आसान है बजाय के इसको ठीक करने के। तो इसलिए मैं अपने सब मरीजों को या फिर उनके घर वालों को या फिर जो भी लोग मुझे मिलते हैं उन्हें यही कहता हूं कि ऐसा आप अपना जीवन शैली बनाइए कि आपको दर्द कमर का हो ही ना, क्योंकि एक बार ये हो गया शुरू तो फिर इससे बचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और वो जो कथनी है, जो वो कहा जाता है, वो इस पे बिल्कुल ठीक बैठती है। और अगर मैं बात करूं ये क्यों होता है हमें कमर का दर्द, तो हमें इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को समझना होगा, मांसपेशियों को समझना होगा, और ये समझना होगा कि इंसान को ही कमर का दर्द होता है या बाकी और प्रजातियों को भी कमर का दर्द होता है। सो अगर आप में से कुछ लोगों ने कभी कोई कंकाल देखा हो या कोई टीवी पे देखा हो, तो कमर के जो पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, जो हड्डियों का ढांचा कमर का दिखाया जाता है, वो कुछ इस तरह से होता है। अगर इसे पीछे से देखें तो ऐसा होता है, आगे से देखें तो ऐसा होता है, और किनारे साइड से देखें तो ऐसा होता है। लेकिन अगर इसे ध्यान से क्लोज से देखा जाए तो ये इस तरह से छोटी छोटी हड्डियों का बना होता है, जिन्हें आम भाषा में मनके या कमर की हड्डी कहा जाता है। और ये जो लंबी पूरी है इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जिन्हें यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है, इसे जो है मनके या कमर की जो हड्डियां हैं वो कहा जाता है। हर दो मनकों के बीच, यानी कि एक ये है दूसरा ये है, इनके बीच में एक पदार्थ होता है जिसे डिस्क कहा जाता है। और ये जो डिस्क है जिसे गद्दी भी कहते हैं आम भाषा में, और ये डिस्क जो होती है जब आदमी छोटा उम्र का होता है तो बड़ी लचीली होती है, लेकिन उम्र बढ़ जाने के साथ साथ इसमें बहुत सारी तकलीफें जो है वो शुरू हो सकती हैं, क्योंकि ये ज्यादातर पानी की बनी होती है। इसका काम है शॉक अब्सॉर्ब करना और हड्डियों को अपनी जगह पे पकड़ के रखना, और इसी वजह से कमर बहुत लचीली होती है। और इसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो हर कमर की हड्डी के साथ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दो जोड़ होते हैं जिसे फेसेट जॉइंट कहा जाता है। सो इसका नाम है फेसेट जॉइंट, और ये जोड़ हैं, जैसे हर दो हड्डी में जोड़ होते हैं, घुटने में भी जोड़ है, हाथ की हड्डियों में जोड़ है, रिस्ट में जोड़ है, वैसे ही कमर की हड्डियों में भी बहुत सारे जोड़ होते हैं। और ये बड़ी रीढ़ की हड्डी लगभग 35 हड्डियों को मिला के आप समझिए कि बनी है, और इसमें छोटे छोटे बहुत सारे जोड़ हैं जो कि लगभग 100 के आसपास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ समझना ही आसान नहीं है, किसी भी एक जोड़ से ये दर्द जो है वो चालू हो सकता है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये जो हड्डियां हैं ये दर्द का कारण कभी हो सकती हैं और कभी नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि इन हड्डियों के ऊपर ये जो मांसपेशियां हैं जिन्हें मसल्स कहते हैं, जो आप
फिल्म स्टार्स या बॉडी बिल्डर्स की देखते हैं जो एक एक अलग अलग करके मसल्स आपको दिखती हैं, तो जब उन्हें आप पीछे से देखें तो कमर की मसल्स भी आपको दिखेंगी। और मजे की बात क्या है कि कमर की जो हड्डियां हैं उनकी जो मसल्स हैं वो टांगों से भी जुड़ी रहती हैं, और उठने बैठने कुछ भी काम करने से लेके और करवट बदलने तक आप कुछ भी करें तो वो जो कमर की जो हड्डियां हैं वो छोटी छोटी जो हड्डियां हैं वो सब उससे अफेक्ट होती हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि उसका फर्क क्या पड़ता है, इसका फर्क ये पड़ता है कि अगर वह उठना बैठना चलना फिरना गलत हो जाए, जिसे बायोमैकेनिक्स कहा जाता है, अगर वो बायोमैकेनिक्स खराब हो जाए तो फिर वो हड्डियां जो हैं उनको नुकसान होने लगता है, जो जोड़ हैं वो घिसने लगते हैं और तकलीफ जो है वो चालू हो जाती है। ठीक है, सो इसके बाद मैं एक ऐसे तथ्य की तरफ बढ़ूंगा, एक ऐसे फैक्ट की तरफ बढ़ूंगा जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, और वो है एक्टिविटी वर्सेस एक्सरसाइज। सो एक्टिविटी का मतलब होता है जैसे उठ के खाना बनाना, अपना काम करना, फाइल फोल्डर पे बैठना, डेस्क पे बैठ के काम करना। कई लोग बोलते हैं हम तो रोज ऑफिस चल के जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हम, और फिर भी हमारी कमर में दर्द है। सो ये जो है ये सब ये एक्टिविटी है। और एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वे में कमर की या किसी शरीर के किसी और बॉडी की मांसपेशियां, हड्डियों, जोड़ों को मजबूत बनाने के लिए किए जाने वाली मूवमेंट्स, उन्हें एक्सरसाइज कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं। अगर आप देखें कि अगर एक्टिविटी करते रहेंगे तो इस बात का चांस उल्टे ज्यादा है कि कमर दर्द आपको हो जाएगा, बल्कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप इस कमर के दर्द से बच सकते हैं। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं तो क्या फिर हम सबको एक्सरसाइज करने की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर आप ये कम उम्र से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन फिर लोग कहते हैं तो फिर कम उम्र में दर्द क्यों नहीं होता? वो इसलिए कि आपके शरीर की अपने आप को रिपेयर करने की पावर कम उम्र में ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो पावर जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। और आप पूछेंगे कितनी एक्सरसाइज? तो सिर्फ उतनी एक्सरसाइज जो अपने शरीर के सब अंगों को, खासकर कमर की अगर मैं बात करूं तो कमर की सब मांसपेशियों को मजबूती बनाए रखे। हमें हर आदमी को जिम जाके बड़े बड़े डंबल उठा के कुछ कसरत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी अगर आप घर पर भी करते हैं, कुछ लोग योग का सहारा लेते हैं, कुछ लोग मूवमेंट्स करते हैं, कुछ लोग जुम्बा करते हैं, कुछ लोग पिलाटेस करते हैं, कुछ लोग तरह तरह की एक्सरसाइजेस आपके पास हैं, और ये इनमें से कोई भी आप करें उससे फर्क नहीं पड़ता, और अपने आप को आप फिट रख सकते हैं। एक और चीज जिसका बहुत बड़ा योगदान है कमर की दर्द को बढ़ाने में, और वो है मोटापा। मोटापे में आई थिंक इसे न्यूट्रिशन के पार्ट में कवर करा जाएगा, जिसे डॉक्टर अनघा आपको बताएंगे। और इससे अगर आप बच पाएं तो कमर दर्द के 30 से 40% जो केस हैं वो इससे बच सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। उम्र के साथ, मैंने पहले ही बताया, कमर का दर्द जो है उम्र के साथ बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा देर तक फिट रह सकें तो अपनी कमर को या अपने शरीर को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। जैसे कि गाड़ी को सर्विस कराते हैं, ठीक उसी तरीके से आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। न्यूट्रिशन का जो रोल है इसमें, वो भी आपको डॉक्टर अनघा अगले टॉक में बताएंगे, क्योंकि अगर आप सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे इस शरीर को तो इसमें आपको जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं मिल पाएंगे। और यहाँ पर निकिता जी पूछ रहे हैं कि कोई विटामिन या मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो इंप्रूव करेंगे, तो इन सब के बारे में हम आपको अगले टॉक में बताएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कमर दर्द फैल सकता है? तो क्या सोचेंगे आप? शायद सोचेंगे नहीं, कमर दर्द तो फैलता नहीं। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर घर में किसी एक आदमी को कमर दर्द है तो इस बात के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि बाकी लोगों को भी कमर में दर्द होगा। उसका कारण क्या है? वो उनसे फैला नहीं, लेकिन सबका उठना बैठना, जीवन शैली ज्यादातर एक जैसा होता है। अगर आपके दोस्तों को कमर में दर्द है, आप पूरा दिन उनके साथ रहते हैं, एक्टिविटी सेम है, खाना पीना सेम है, उठना बैठना सेम है, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको भी कमर में दर्द होने का पूरा चांस है। इमोशंस जो आपके, मैंने पहले भी बताया कि दिमाग की जो स्थिति है उसका शरीर की दर्द पे बहुत बड़ा असर पड़ता है, और उसका जो है काफी इम्पोर्टेंस इसमें है। और अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आपका अगर मेडिटेशन चालू है या आपकी एक्टिविटीज अच्छी हैं, आप खुश रहते हैं, तो इस बात के चांस ज्यादा हैं कि आपको कमर का दर्द नहीं होगा। इसकी प्रिवेंशन के साथ साथ जो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसमें योगा, मसाज, आयुर्वेदा, जुम्बा, पिलाटेस, स्टीम, सोना, एक्वाथेरेपी, फिजियोथेरेपी, बहुत सारी चीजों का सहारा लेते हैं। तो
मैं हाईली रिकमेंड करूंगा एज अ डॉक्टर कि आप इनमें से किसी भी तकनीक का जो भी आपको पसंद आए उसका इस्तेमाल जरूर करें, ताकि आप लंबे समय तक अपनी कमर की दर्द को दूर रख सकें। और आखिर में ये बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं आर्थराइटिस, जो कि उम्र से होने वाला जोड़ों का घिसाव है। तो मैंने आपको अभी बताया कमर में कितने सारे जोड़ हैं, 100 के आसपास। तो ये जो जोड़ हैं आपस में, इन सबों के अंदर अगर डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो घर्षण से ही दर्द जो है वो चालू हो जाएगा। तो अगर आप आर्थराइटिस से बचना चाहें तो इसमें एक्टिविटी, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। और अगर इसके बावजूद आप नहीं कर पाए तो हम पेन मैनेजमेंट में आपकी मदद इसमें जरूर कर सकते हैं। अब सेशन को एंड करने से पहले मैं कुछ ऐसे मिथ्स या तथ्यों की तरफ बढ़ूंगा जो कि मिथ्या है, मींस वो ठीक नहीं है, लेकिन आमतौर पे लोग इसे मानते हैं और उसमें मुझे आपकी सहायता चाहिए होगी। तो हम में से जो लोग भी हमें फेसबुक पे देख रहे हैं या लाइव इस मीटिंग में देख रहे हैं, वो मुझे आप जवाब देके टाइप करके आपको बताना होगा कि वो सच है या झूठा, आप अग्री करते हैं उससे या नहीं करते हैं। तो पहला सवाल है, क्रेपिटस इज गुड और बैड। क्रेपिटस का मतलब क्या है? कुछ लोगों को आदत होती है कमर से कट कट की आवाज आती है और वो वही लेके हमारे पास आते हैं कि हमारे कमर में कट कट की आवाज आ रही है, हमारे गर्दन में कट कट की आवाज आ रही है। तो क्या ये ठीक है या ये अच्छा है या ये बुरा है? तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ओके, सो आगे जब तक आप टाइप करें, इस सवाल का मैं जवाब आपको दे देता हूं। तो क्रेपिटस ना अच्छा है ना बुरा है, ये जोड़ों में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से होता है, वो नाइट्रोजन चटक करके निकलती है, इसलिए आवाज आती है। सो अगर आपको क्रेपिटस है, यानी कि कटकट की आवाज आती है, जैसे फिल्म में हीरो करते हैं, वो अपनी गर्दन हिलाते हैं और कटकट होता है, या कुछ लोगों को आदत होती है, तो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन इससे कमर दर्द होने के चांसेस आपके बढ़ते नहीं हैं। कुछ और भी इसमें जो है वो मैं बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम जो अगली सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिससे भी कमर का दर्द हो, उन्हें कहा जाता है कि आप झुकिए मत। सो आप झुक नहीं सकते हैं। सो क्या ये ठीक कहा जाता है या गलत कहा जाता है? हमें झुकना चाहिए या नहीं झुकना चाहिए? जिन्हें कमर दर्द है या जिन्हें कमर दर्द नहीं है, क्या हमें झुकना चाहिए या बिल्कुल झुकना बंद कर देना चाहिए? ओके, सो कोमल जी कह रही हैं इट्स बैड, माधवी जी कह रही हैं बैड, शेख फरखंदा परवीन कह रहे हैं बैड। सो ये भी एक मिथ है, अगर आप बिल्कुल नहीं झुकेंगे तो भी कमर दर्द के चांसेस आपको बढ़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि अगर बिल्कुल नहीं झुकना तो डॉक्टर मना क्यों करते हैं? क्योंकि सही तरीके से झुकना वो ज्यादा जरूरी है। सोचिए अगर आप बिल्कुल ना झुकें, जैसे कई लोग मुझे आके पूछते हैं कि यार भाई हमें कमर में दर्द थी, हमने बेल्ट लगा ली तो अब तो हम ठीक हो जाएंगे, तो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपने डॉक्टर की निगरानी में बेल्ट लगाई तब तो ठीक है, अगर अपने आप आपने बेल्ट लगा ली है तो इस बात के चांस ज्यादा हैं कि आप कमर की मांसपेशियों को कमजोर कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी को रोक रहे हैं, जिससे कुछ समय के बाद आपको जो दर्द है कमर का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए आपको सही तरीका सीखना जरूरी है कि झुका कैसे जाए। इससे अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं ट्रू बट यू शुड बेंड नीज फर्स्ट, डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ बैक पेन। तो माधवी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर आपको डिस्क में सियाटिका हो चुका है, बहुत बड़ा डिस्क का एक कमर में पैरालिसिस हो गया है, तो नेचुरली आप झुकना आपको मना किया जाएगा, फिर तो आपको मूवमेंट भी शायद मना की जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर लोगों की। आपको जान के हैरानी होगी कि कमर दर्द में अगर 100 लोगों को कमर दर्द है तो उसमें से एक भी ऐसा शायद 0.5 अगर मैं एवरेज लूं, या 1000 में 5 लोगों को कमर में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये ऐसा नहीं कि कमर में दर्द है तो चलो जी अब हमारा ऑपरेशन होगा, और जब तक ऑपरेशन नहीं है हम सिर्फ ऑपरेशन टाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो पूछा जाता है पेन किलर्स गुड और बैड। तो यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? टाइप करके बताइए। रजिया जी ने बोला है कि गुड, सो पेन किलर्स आर गुड और बैड। सो आई थिंक कुछ टाइप करके अगर आप लोग बताएंगे तो ज्यादा मजा आएगा। टाइप करके बताइए। ओके, किसी ने लिखा है बैड, मेघा जी कह रही हैं बैड। सो पेन किलर्स आर डेफिनेटली बैड बट नॉट इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो इस चीज को समझने की जरूरत है। यहाँ ईशानी जी कह रही हैं स्लिप डिस्क कैन बी क्योर्ड, डेफिनेटली इट कैन बी क्योर्ड, उसका इलाज हो सकता है। सो पेन किलर, सब पेन किलर जो है वो खराब नहीं होते, इसका समय और ड्यूरेशन डिपेंड करता है। अगर बाई चांस आपकी किडनी पहले से फेल होने की तरफ है, आपको शुगर है, हाइपरटेंशन है, आपकी उम्र 70 साल हो गई, तो डेफिनेटली आप पेन किलर कम देर भी खाएंगे तो आपको किडनी फेल होने का चांस ज्यादा है। लेकिन अगर आप 20 साल के हैं
आपको कोई लिवर किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको डॉक्टर ने 3 दिन के लिए पेन किलर खाने को लिखा है, तो फिर वो पेन किलर बैड नहीं है, क्योंकि वो पेन किलर आपको दर्द से आराम दिलाएगा जब तक आप रेस्ट कर सकते हैं, फिर एक्सरसाइज से अपने शरीर को फिट कर सकते हैं। सो कोई भी धारणा अपने मन में बना लेना, हमारे मरीज कई बार ऐसे आते हैं हम एक भी गोली पेन किलर की नहीं खाएंगे, सो ऐसी जिसे कहते हैं सख्त धारणा बना लेना भी आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। सो बेड रेस्ट, कुछ लोग बोलते हैं बेड रेस्ट करनी चाहिए 100%। ओके, सो रजिया जी कह रही हैं कि पेन किलर्स आर बैड, वो पहले सवाल का जवाब था। ओके, वेरी गुड रजिया जी, आपकी बात से हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। सो बेड रेस्ट इन बैक पेन, सो बेड रेस्ट करनी चाहिए कि बैक पेन में कि नहीं करनी चाहिए, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सो वेदर वी शुड डू बेड रेस्ट और नॉट डू बेड रेस्ट। So यहाँ स्वाति जी पूछ रही हैं कोरिलेशन बिटवीन abdomen and back pain. Yes, there can be a correlation between abdomen and back pain. पैंक्रेटाइटिस का दर्द, एसिडिटी का दर्द, पेट में होने वाले दर्द जो है वो कमर में निकल सकते हैं। किडनी का दर्द बिल्कुल कमर में निकलता है, ठीक है। तो बेड रेस्ट का मैं जवाब आपको देता हूं कि अगर शॉर्ट टर्म पेन है, मस्कुलर पेन है, तो आपको बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पेन आपका समय से बढ़ेगा। सो इस चीज को ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है कि आपको बेड रेस्ट कब करनी है, ये आप डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही करें, और ऐसा नहीं कि हर दर्द के बाद आप बेड रेस्ट करेंगे, उससे आपकी तकलीफ बढ़ भी सकती है, ठीक है। सो किसी को जरूर दिखाइए। फ्लेविया जी कह रही हैं शुड डू बेड रेस्ट। निधि जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, नॉट टोटली। सो इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, तभी तो ये मिथ्या है। अगर सीधा सीधा जवाब होता तो फिर ये मिथ क्यों होता? आप सब लोग इंटेलिजेंट हैं, खुद ही उसका पता लगा लेते। सो इसलिए इसमें कोई भी एक सीधा जवाब नहीं है। सो वही बेड रेस्ट जो एक मरीज में फायदा दे सकती है, दूसरे मरीज में नुकसान दे सकती है। सो वही तो हमें समझना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवरी बैक पेन हैज अ कॉज। सो काफी बार हमें मरीज हमारे पास आते हैं और हमें बोलते हैं कि एवरी बैक पेन हैज अ कॉज, और उसका उल्ट भी कई मरीज बोलते हैं कि बैक पेन इज नॉर्मल विद एज। भाई अब तो उम्र हो गई, कमर तो दुखेगी ही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने बुजुर्ग हैं सबकी कमर दुखनी चाहिए थी। अभी किसी की दुखती है, किसी की नहीं दुखती। सो इसलिए ये जानना जरूरी है कि कमर का दर्द नॉर्मल नहीं है एज के साथ, बल्कि कुछ मरीजों में जिन्होंने अपने शरीर का ध्यान रखा है, और भी कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें, उन सब फैक्टर्स की वजह से वो कमर का दर्द कुछ मरीजों में होता है और कुछ मरीजों में नहीं होता। पिछले मिथ का जवाब यह है कि हर कमर दर्द का कारण पता नहीं चल सकता। जो मांसपेशियों के दर्द है उसका पता लगाना MRI से या एक्सरे से बहुत मुश्किल है, इसलिए कई बार वो पता नहीं चलता और दर्द ठीक भी हो जाता है, लेकिन सही कारण पता नहीं चल पाता। सो हर कमर दर्द के कारण का पता लगाने की जो जरूरत है वो नहीं है। इतने सब मिथ्स के बाद आप समझ गए होंगे कि हर डॉक्टर जो है कमर का दर्द का इलाज नहीं कर सकता है। सो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो कि कमर का दर्द का इलाज करते हैं। अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट नॉर्मल है तो बैक पेन नहीं हो सकता। सो ये भी गलत है। अगर टेस्ट नॉर्मल है तो भी बैक पेन मांसपेशियों के दर्द की वजह से हो सकता है। ऐसा मत समझिए कि जो आपका मरीज है, जो आप या आप खुद मरीज हैं, तो आपके दिमाग में ही दर्द है, कमर में तो है ही नहीं, क्योंकि टेस्ट तो नॉर्मल आ गया। सो MRI नॉर्मल हो तब भी कमर का दर्द मांसपेशियों से आ सकता है, क्योंकि MRI सिर्फ नसों की स्थिति दिखाता है, मांसपेशियों की अच्छे से जांच जो है वो नहीं कर पाता है, ठीक है। सो सबसे बड़ा जो एक लोग सोचते हैं, कई लोग उल्टा सोचते हैं, कुछ लोग पेन किलर नहीं खाते हैं। ये अब मैं बिल्कुल ऑपोजिट लोगों की बात कर रहा हूँ कि कमर का दर्द मेडिसिन से ही बेटर हो सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और वो भी गलत है। सो बिना मेडिसिन के भी सिर्फ एक्सरसाइज से भी कमर का दर्द ठीक हो सकता है। अगले मिथ की तरफ बढ़ते हैं। ऑलवेज सिट स्ट्रेट। सो ये भी कई लोग बोलते हैं अरे बिल्कुल सीधा बैठो, तुम टेढ़े बैठते थे तभी दर्द हो गया। सो ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कमर में कर्व्स होती हैं, आपने देखा कमर से साइड से मैंने दिखाया तो रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती। सो आपको ऐसे बैठना चाहिए कि आपकी वो नेचुरल कर्व्स मेंटेन रहें, जैसे कि लंबर यानी कि नीचे की कमर में जो कमर का खिंचाव है, जो उसका नॉर्मल जो उसका कर्वेचर है, उसकी तरफ आप रहेंगे तो उसमें आपको सहायता मिलेगी। सो अगर आप देखें तो ऊपर से ऐसे होता है। सो यहाँ सिर है और यहाँ पर टांगे। सो आप देख सकते हैं कि ये रखना जरूरी है लंबर यानी कि निचली कमर पे, और थोरैसिक कमर, ऊपर की कमर ऐसी रहनी चाहिए और गर्दन की फिर वापस सीधी। सो ये चीज जो है वो बहुत जरूरी है। एक और चीज लोग बोलते हैं अरे भाई वो तो पतला आदमी है, उसको दर्द कैसे हो गया, उसको तो दर्द हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ मोटे को होता है। तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक कारण जरूर है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि पतले लोगों को कमर का दर्द नहीं होगा, ठीक है।
कई लोग कहते हैं भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, तो ये भी एक मिथ्या है। कारण कि अगर आप भारी वजन नहीं उठाएंगे तो आपको कमर में स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिलेगी। अब आप पूछेंगे तो फिर भारी वजन उठाने को मना क्यों करते हैं? यहाँ पर भी जो की है वो है टेक्निक। अगर आप सही टेक्निक से वजन उठाएंगे तो ही आपको जो है इसमें जो है वो फायदा मिलेगा। सो अभी आज की डेट में कुछ स्लाइड्स में स्किप कर रहा हूँ समय की कमी की वजह से, लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि आज का किया हुआ एक छोटा स्टेप, ये कुछ चीजें मैंने आपको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए बोली हैं। कमर दर्द पे हम पूरे दिन बोलते रह सकते हैं, बट हमको एक और बहुत जरूरी टॉक अभी सुनना है, जिसमें न्यूट्रिशन से, यानी कि खाने पीने के लहजे से, आप खाने पीने के लिहाज से आप कैसे अपनी कमर दर्द से बच सकते हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सुनना चाहेंगे। सो ये ध्यान रखिए कि एक छोटा सा आपका स्टेप जो आज आपने लिया है वो आपको कल के बड़े तकलीफ से बचा सकता है। और जिसकी कमर ठीक नहीं है, नेचुरली उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो मिस करेंगे। और इसलिए ध्यान रखिए कि कोई टी शर्ट में मैंने लिखा पड़ा था और वो मैंने यहाँ भी लिखा है, इट्स योर लाइफ सो मेक इट लार्ज। अभी कितना लार्ज बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है। हमारे सेंटर पर हम लोग मैं एक पेन फिजिशियन हूँ, सो मैं एक डॉक्टर हूँ जो दर्द का इलाज करता हूँ। और ये नया एक ब्रांच है जिसमें के दर्द का इलाज ऐसी टेक्निकों से किया जाता है जिसमें सर्जरी से बच सकें आप। सो इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स हैं जिसमें के रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन है, लेजर है, बहुत सारी तकनीकें हैं, स्टेम सेल्स हैं, प्लाज्मा थेरेपी है, जिससे कि कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सिर का दर्द इससे बचा जा सकता है। हमारी टीम में फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, पेन योगी और बहुत सारे और लोग हैं जो कि एक ही समय पर मरीज का इलाज करते हैं, ताकि उसे बार बार अलग अलग जगह पर जो है वो भटकना ना पड़े। और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं एक ईमेल पर, और ये हमारा ईमेल एड्रेस है। और अगर आप फेसबुक पे देखना चाहें तो सिर्फ तनेशिया टाइप कीजिए और उस पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ सवालों का आंसर साथ साथ दूंगा जब तक हम लोग स्लाइड चेंज करते हैं। बहुत से इसमें एक्सरसाइज के बारे में लोग पूछ रहे हैं, सो आई थिंक आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है न्यूट्रिशन की बात हम लोग जरूर करेंगे। और अब मैं चाहूंगा श्रद्धा जी आप टॉक को, या अच्छा मेघा जी आप टॉक को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच मुझे ये समय देने के लिए। आई थिंक मेरा समय कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव था एंड आई एम श्योर एवरीवन इज गोना फॉलो योर एडवाइस, बिकॉज आजकल बैक पेन बहुत कॉमन है बिकॉज ऑफ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। और हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए एफबी पे भी और जूम पे भी, बट विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन। नाउ आई कॉल अपॉन डॉक्टर अनघा पालेकर टू गिव हर टॉक। So Anagha ma'am is a PhD holder from Tata Institute of Social Science, Mumbai. She's a registered dietitian and a certified diabetes educator working in Naya Hospital. She's a visiting faculty for home science colleges in Mumbai. She's a LEC member with IDA Mumbai chapter. She's a speaker at international and national conferences and workshops. And her special interest lies in gestational diabetes, critical care, renal nutrition, and metabolic disorder. A very warm welcome to you, ma'am. Ma'am, you're on mute. Thanks, Megha, for that introduction. Just one moment. तो सर के इंफॉर्मेटिव टॉक के बाद अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बैक पेन और क्रॉनिक बैक पेन में न्यूट्रिशन का क्या रोल है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संतुलित आहार या जो डाइट है उसे हम डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा, इन सबको अच्छे से नियंत्रण में कंट्रोल कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं। पर जब बैक पेन की बात आती है तो हम हमेशा सोचते हैं कि बैक पेन के लिए किस तरह का खाना हो सकता है या बैक पेन और खाने का क्या संबंध होगा। पर ऐसा होता है कि जब बैक पेन शुरू होता है तो हमारे जो आजकल के गुरु है वो होता है, सबसे पहले हम व्हाट्सएप देखते हैं, गूगल करते हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के आंटीज और फ्रेंड्स हैं, यूट्यूब है, उस सब पे हम लोग जाके ढूंढने लगते हैं कि हमें बैक पेन के लिए क्या खाना चाहिए। पर आज हम आपको दिखाएंगे
कि बैक पेन के लिए हमें किस तरह से परहेजी करनी चाहिए, और ये जानकारी हमेशा आपको एक क्वालिफाइड डाइटिशियन से ही लेनी है। तो बैक पेन के चाहे कोई भी वजह हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जैसे इन्फ्लेमेशन हो, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन है, या ऑस्टियोपोरोसिस है, जैसे अपनी हड्डियां कमजोर हो जाती है, या फिर मोटापा है जैसे सर ने कहा। पर हम जब डाइटिशियन या न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, या प्रिवेंटिव हो या ट्रीटमेंट हो, हम 3 हिस्से से इस तरह को देखते हैं। बैक में जो 3 मेन ये है कि एक तो मसल्स है, लिगामेंट्स है, एक तो है अपना स्पाइन, अपने बोन हेल्थ है, और अपनी नसें जिसे हम नर्व्स कहते हैं। ये 3 चीजों को अगर हम मजबूत रखें, अगर हम अच्छे से उनका ध्यान रखें, तो हम बैक पेन को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उनका इलाज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो सारे न्यूट्रिएंट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, प्रोटीन्स है, विटामिन है, अलग अलग मिनरल्स है, उनको हम एक एक करके देखेंगे। इसके पहले कि हम आगे के न्यूट्रिएंट्स के आगे बढ़े कि जो हमें फायदा देते हैं, मैं आपको इन न्यूट्रिएंट्स को गौर से देखने को कहना चाहूंगी कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपने कितने बार खाए हैं और कितने रेगुलरली आप उनको खाते हैं, ये भी हमको देखना जरूरी है। सबसे पहले मैं बढ़ूंगी विटामिन सी के पास। विटामिन सी ना कि अपने नसों की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है, अपने मसल्स और अपने बोन के लिए भी उतना ही अच्छा है। और उससे भी बढ़कर विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स को ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, जिससे आपकी आगे की बीमारियां भी कम हो सकती है। विटामिन सी अगर आप देखें तो तरह तरह की जो सब्जियां है, लाल सब्जी हो या लाल मार्ट जिसे कहते हैं, या मोरिंगा लीव्स है, या ड्रम स्टिक्स है, अलग अलग तरह की सब्जियां और उसमें हमें पाई जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर हम देखें कि लोकली अवेलेबल जो फ्रूट्स है, जैसे पेरू है, आंवला है, जो कभी हम स्कूल में खाते थे जब हम छोटे थे, अभी हम भूल गए, ये सारे अलग अलग फलों में भी विटामिन सी हमें भरपूर मात्रा में मिलता है। और मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये विटामिन सी के जो ये फल है वो हमें अक्खे खाने हैं, इसका जूस करके नहीं पीना है। क्यों, इसकी वजह हम जानेंगे। बीटा कैरोटीन ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल के स्ट्रक्चर्स को, हमारा एजिंग डिले करता है, या हमको अलग अलग बीमारियों से दूर रखता है। अलग अलग तरह की लाल, पीली और ग्रीन कलर की सब्जियों में और फलों में हमें मिलता है। अगर आप देखें तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हम रेगुलरली खाते हैं, पर बहुत सारी चीजें हम लाते ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में खाई ही नहीं जाती, या हम इसको वैरायटी ट्राई ही नहीं कर सकते। हम एक तरह के फलों और सब्जियों को ही खाते हैं। विटामिन ई की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई जो है विटामिन सी और बीटा कैरोटीन के साथ मिलके हमारे शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है, और हमें क्रोनिक जो इलनेसेस है उससे दूर रखने में हेल्प करता है। अगर आप देखें तो सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, मूंगफली, आलमंड, कोई हरी पत्ते की सब्जियां, एवोकाडो, ये सारे फल में हमें विटामिन ई अगर हम रोज रेगुलरली खाएं तो अच्छी मात्रा में मिल सकता है, और उसकी डेफिशिएंसी हम बचा सकते हैं, और ये हार्ट को भी निरोगी रखने में मदद करता है। जिंक ना कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, पर वो हमारे हड्डी के भी स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से बनाए रखता है। जिंक हमें कहाँ मिलेगा, तो जो होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, होल ग्रेन्स माने ग्रेन का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग द डाइट, द फाइबर जो है वो उसमें बना रहता है। हर तरह के होल ग्रेन्स में अलग अलग तरह के जो दाल है, साबुत चना बोलते हैं जिसे, राजमा, छोले, उसमें अलग अलग तरह के सीड्स में, नट्स में, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है। तो ये भी हमारे आहार में लेना जरूरी है। आगे आगे ये जो हम देख रहे हैं नायसिन, ये हमारे नर्व्स के हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें बार्ले है, अलग अलग जो अलग अलग है वो मैं बताऊंगी। बार्ले है, मेज है यानी मक्के के सूखे वाले मक्के, तिल है, फ्लैक्सीड, अलसी, हलीम के दाने, ये सारे तरह की चीजों में ये पाया जाता है। आप ये नोटिस कीजिए हम ये कितने रेगुलरली खाते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन जो हमारे नसों को स्वस्थ रखता है, नर्व्स को स्वस्थ रखता है, वो है विटामिन B6, pyridoxine। अगर आप देखिए कितनी तरह के अलग अलग चीजों में हमें ये मिलता है, जिसमें एक मैं आपका ध्यान देना जाना चाहूंगी, राजगीरा, बाजरा, बार्ली, ये अलग अलग तरह के अनाज में भी मिलता है। पर अगर हम देखें तो हम ज्यादा करके गेहूं और चावल खाना पसंद करते हैं, पर हमें अलग अलग तरह के मिलेट्स है, अलग अलग तरह के सीरियल्स भी ट्राई करने चाहिए। अलग अलग तरह के जो पल्सेस है, बीट रूट है, सब्जियां, नट्स, फल, तिल, ये सब में ये हमें मिलता है। ये बहुत जरूरी है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियंस है, मांसाहारी जो है, वो अपना विटामिन B12 रावस, बांगड़ा, शेल फिश, कलेजी, लिवर, चिकन ब्रेस्ट, अंडा, इसमें से उनको कई
अच्छी खासी अमाउंट में फिर भी मिल जाता है। पर जो वेजिटेरियंस है या जो वीगन्स है कि जो दूध भी नहीं लेते और वेजिटेरियंस है, ये सब में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत कॉमन है। इवन जो नॉन वेजिटेरियंस है उनमें भी काफी हद तक विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है। तो इसका ये है कि जो 40 मिल्क जो है, आज अगर आप देखें कि FSSAI जो हमारे गवर्निंग बॉडी है, उसने मिल्क और जो तेल फ्लावर्स है जैसे गेहूं का आटा और चावल, उनको विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड से फोर्टिफाई किया हुआ है। तो इन स्रोत से भी हमको विटामिन B12 मिल सकता है और इससे हमारे नसें, हमारे मसल्स और हड्डी तीनों अच्छे तरह से मजबूत रहते हैं। ये आप सब जानते रहेंगे और आपने बहुत सुना रहेगा। और जब भी बैक की आती है या हमारे घुटने या हमारा कमर दर्द, तो सबसे पहला आता है कि कैल्शियम लो। तो कैल्शियम जो है हमारे ऑफ कोर्स हड्डी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, पर मैं आपको बताऊं कैल्शियम अकेला नहीं, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, बाकी कई विटामिन और मिनरल्स है जो साथ में मिलके हमारे हड्डियों को बनाते हैं। पर कैल्शियम उसका मेन हिस्सा होने की तरह से लोगों को कैल्शियम लगता है कि बेटा दूध पी, दूध जितना ज्यादा पिएंगे उतना आपको कैल्शियम मिलेगा। ये बिल्कुल सही है कि दूध में या भी कैल्शियम या दूध के पदार्थों में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है, पर उसके साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे राजगीरा है, नाचनी है, अलग अलग तरह की हरी सब्जियां, अलग अलग तरह की जैसे राजमा, कुड़ित जिसे बोलते हैं, हॉर्स ग्राम, तिल, हलीम, बोम्बिल, इन सब में भी अच्छी खासे अमाउंट में कैल्शियम मिलता है। तो हमारे खाने में कैल्शियम जो है डिवाइडेड डोज में, हर खाने में अलग अलग तरह से कैल्शियम बांट के हमें खाना चाहिए। ये हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, शायद इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा, पर जितना मैग्नीशियम, जैसे कैल्शियम जितना हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही मैग्नीशियम भी हड्डियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ना कि वो हमारे बोन के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बट हमारे नसों के लिए और हमारे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी मैग्नीशियम उतना ही जरूरी है। और मैग्नीशियम हमें खाने में से आसानी से मिल सकता है। अगेन आप इधर देखोगे राजगीरा है, अलग अलग तरह के सोयाबीन, मटकी, या फिर अगर आप सब्जियां देखें तो गवार, ये हम बहुत कम खाते हैं। ड्रमस्टिक लीव्स, ड्रमस्टिक जो है शेंगा जिसे बोलते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अक्खा उड़द, नट्स, ये सारों में, या अलग अलग जो सीड्स है जैसे चिया सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स, अलसी, उसमें भी हमें मैग्नीशियम अच्छे खासे मिल सकता है। ये हमारा बहुत ज्यादा आपने सुना होगा, और अभी कोविड में तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा विटामिन डी, और विटामिन डी बहुत लोगों ने पॉपिन भी किया हुआ है। विटामिन डी जो है हमारे हड्डी के लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है क्यों, और इवन मसल्स के लिए, बट हड्डी के लिए क्यों? क्योंकि विटामिन डी अगर हमारे खाने में हो तो जो भी कैल्शियम हम खाते हैं वो शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होने में मदद होता है। वन ऑफ द मेन सोर्स जिससे हमें विटामिन डी मिल सकता है वो है सनलाइट। इसे सनलाइट विटामिन भी कहा जाता है। तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है जो सुबह के 10 और 2 के बीच में रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे अभी इतना पोल्यूशन हमारे यहाँ पे है, या सीजनल वेरिएशंस है, या हम पूरी तरह से भी सिटी में ऐसे पूरी तरह से ढके हुए होते हैं, तो जो एक्सपोजर है टू सनलाइट वो भी कई हद तक कम हुआ है। या हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है उससे भी विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन सनलाइट से कम होता है। तो वो एक फैक्टर ध्यान में रखते हैं। दूसरा, कोई जो टिपिकल फिश है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। जो कॉड लिवर ऑयल होता है उसमें भी विटामिन डी रहता है। और हमारे अभी अगेन FSSAI ने जिस तरह से अनाज में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 डाला है, उस तरह से जो एडिबल ऑयल्स है, तेल है जो हमें खाने में इस्तेमाल करते हैं, और दूध है, उसमें अभी विटामिन डी और विटामिन ए को अलग से ऊपर से डाला गया है, फोर्टिफाई किया गया है। तो उसमें से जो वेजिटेरियंस है वो उसे ले सकते हैं। साथ में साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट भी मिलते हैं, पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि ये जो है हमें अपनी मर्जी से जब चाहे जितना चाहे ओवर द काउंटर नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से हमें लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। बट विटामिन डी बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, आई एम श्योर आपने इसके बारे में भी सुना होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, जैसे हमारे बॉडी में अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसे हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, जिसमें स्ट्रक्चर्स को जो डैमेज होता है वो इन्फ्लेमेशन जो होता है, वो इन्फ्लेमेशन, या फिर हमारे खून में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बढ़ जाना, या कभी कभी ब्लड प्रेशर, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो होते हैं। हमें कहाँ से ज्यादा करके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं? तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं तो उनको, जो उनके खाने में रावस है, बांगड़ा है, ट्यूना, कूपा करके जो फिश है, उसमें जो फैटी फिशेस है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आराम से मिल जाते हैं।
तो उसका एक सर्विंग अप्रोक्सीमेटली 100 ग्राम अगर हफ्ते में 3 बार भी हम खाए तो हमें हार्ट डिजीज से भी दूर रह सकते हैं और हमारा ओमेगा 3 एसिड लेवल भी अच्छा रहता है। साथ में फिश ऑयल सप्लीमेंट्स भी रहते हैं, फिश ऑयल की गोलियां रहती है, पर मैं अगेन ये कहूंगी कि ये आपकी डॉक्टर या क्वालिफाइड डाइटिशियन की सलाह से ही आपको लेना चाहिए। तो अभी सोचेंगे कि जो वेजिटेरियंस है वो क्या करें। तो जो वेजिटेरियंस है वो अपना ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी है, चिया सीड्स करके आते हैं, पंपकिन भोपले के जो बीज है, वॉलनट्स है, उनसे भी ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ओमेगा 3 फैटी एसिड जो फिश से मिलता है उसे हम DHA और EPA कहते हैं, और जो वेजिटेरियन सोर्स से आता है उसे ALA कहते हैं, पर दोनों भी सोर्सेज से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल सकते हैं। म्यूफा, इसकी बात मैं खास करके इसलिए कर रही हूँ क्योंकि म्यूफा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हम इसका समावेश जो हमारा टोटल फैट है उसमें म्यूफा सबसे ज्यादा 20% तक होना चाहिए। तो ये जो है हमारा कुकिंग ऑयल होना चाहिए। आजकल अपना जो कुकिंग ऑयल है उसमें ट्रेंड काफी बदलाव आ चुका है, पर ये जो म्यूफा है हमें सिंग तेल में से मिल सकता है। तो हमारा कुकिंग ऑयल किस तरह का हो, तो जो अलग अलग रीजन से है तो सिंग तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस ब्रांड ऑयल आपने सुना होगा वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल का भी तेल आता है, ऑलिव ऑयल ऑफ कोर्स वो भी है, पर इंडियन कुकिंग में उसका एक्सेप्टेबिलिटी अगर ठीक मतलब आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, पर वो भी एक ये होता है। और मस्टर्ड ऑयल जो नॉर्थ में काफी लिया जा सकता है उससे भी आपको मिल सकता है। तो म्यूफा जो है आपका कुकिंग ऑयल हो सकता है, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये तेल आपके सेहत के लिए अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे जितना चाहे ले सकते हो। तेल का हिसाब हम ऐसे करते हैं कि आधा लीटर एक इंसान को 1 महीना, ऑफ कोर्स ये चेंज होते रहता है इंसान के उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से, बट एक ब्रॉडली अगर हम देखें तो 3 से 4 चम्मच एक इंसान को एक दिन में, छोटे चम्मच टीस्पून इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम देखें अपने सारे जो फूड्स आपने देखे तो ये सारे किसके अंडर फिट्स होते हैं, तो जैसे सीरियल्स हो गए या फिर चने हो गए, इससे हमें प्रोटीन्स मिलता है, होल ग्रेन्स है, दूध है, नट्स एंड अलग अलग तरह के ऑयल सीड्स है, तेल है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, और नॉन वेजिटेरियन फूड्स है। और स्पाइसेस को मैं खास करके मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि उसमें से भी हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और अच्छे अच्छे गुण है उसमें। तो ये अगर हम खाएं, और मैं खास करके होल ग्रेन कहूंगी क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होगा, तो ये हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है, डाइटरी फाइबर मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे मसल के लिए जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स में काम करने के लिए ताकत देंगे, और प्रोटीन्स जो आपने सुना होगा वो हमें वेयर एंड टेयर, हम थक जाते हैं, हमारा बॉडी को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स काम आता है, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है, और हेल्दी फैट्स जैसे ओमेगा 3 या मूफा मैंने कहा। और जो फ्रूट्स है, अलग अलग तरह के फ्रूट्स के जो आप रंग देखते हो, क्यों अलग अलग तरह के फ्रूट्स और सब्जी खाएं, क्योंकि उनके जो रंग है उससे हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल और फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, तो ये हमें अच्छे तरह से खाने चाहिए। तो अगर ये सब हम देखें तो आप कहोगे कि ये सब तो हम खाते हैं, रेगुलरली खाते हैं, फिर भी हमारा जो न्यूट्रिशन है वो पुअर क्यों, या अलग अलग तरह की डायबिटीज, ये सारे प्रॉब्लम क्यों है। तो देखिए ये है हमारे टिपिकल ब्रेकफास्ट फूड्स, जैसे चाय खारी हो गया, चाय बिस्किट हो गया, चाय पाव हो गया, चाय रोटी, कभी चाय उपमा जो रवे का ऑफकोर्स बनता है, और कभी कभी तो हम ब्रेकफास्ट करते ही नहीं। तो ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारे दिन का सबसे पहला खाना है और वो पौष्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी अगर हम बात देखें तो शाम का जो चाय का वक्त है, तभी हम या तो सिर्फ चाय लेते हैं, या चाय बिस्किट, या नमकीन, या फरसान, या कुछ तला हुआ। तो इन सब चीजों में जो है क्या क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और दोपहर का और रात का खाना अगर आप देखोगे, आई एम श्योर आप इसमें अपने आप को जरूर देखते रहेंगे कि हाँ ये तो मेरा ही थाली है। तो अगर हम देखें तो आधा से ज्यादा थाली जो है रोटियों से भरा हुआ है, और एक कोने में मूंग मटकी है। सिमिलरली आधा से ज्यादा यहाँ पे चावल है, एक कोने में आपका सब्जी तो इधर दिख ही नहीं रहा। तो ज्यादा करके हमारे खाने में ये चीजें होती है। फिर ये हमारा बहुत पसंदीदा दिल के करीब वाला खाना, लेकिन मैं बता दूं इसमें उसी बार बार उसी तेल में तला जाने वाला एक खाना है जिसमें हमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा मिलता है, सैचुरेटेड फैट भी काफी होता है इसमें, अलग अलग फूड कलर्स डाले जाते हैं, अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स इसमें होते हैं। चाय बुरी नहीं है पर उसमें बहुत ज्यादा फिर शक्कर चला जाता है, जूसेस में बहुत शक्कर डाला जाता है। तो ये हमें कहीं तरह से ये करना चाहिए। जब लॉकडाउन था तो लोगों ने अपने घर में बहुत कुछ बहुत अलग अलग तरह के खाने बनाए जिसमें बहुत सारा तेल था, नमक था, या किसी ने ऑर्डर किया, या अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो अगर आप सोचें तो कितना पौष्टिक होता है, उस पर हमें आज बराबर से सोचना पड़ेगा। तो ब्रॉडली हम देखें तो हमारा जो खाने में
होल ग्रेन्स बुरे नहीं है, पर होल ग्रेन्स इतने ज्यादा मात्रा में है कि बाकी सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो कम पड़ जाती है। उसी के साथ साथ बेकरी के पदार्थ, फरसान, तले हुए पदार्थ की वजह से हमारा सैचुरेटेड फैट जो हमारे हार्ट के लिए, हमारे ओवरऑल शरीर के लिए अच्छा नहीं है, और ट्रांस फैट जो हमको नुकसान देता है, वो बहुत हो जाता है। और जो प्रोटीन्स की हमने बात की, जो हमें दाल में से मिलता है, दूध में से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड्स में से मिलता है, वो बहुत कम हो जाता है, जो हमारे शरीर के लिए ना कि मोटापे के तौर से बट ओवरऑल डेवलपमेंट इस बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कम हो जाता है। और अगर आप देखिए हमारा कल्चर जो हो गया कि हम कभी कभी एक वड़ा पाव पे नहीं रुकते, हमें 2 वड़ा पाव चाहिए होते हैं, हमारा खाना पोर्शन साइज बहुत बड़ा हो गया है। ओके, तो इस चक्कर में जिस सारे न्यूट्रिएंट्स की हमने चर्चा की, नाइसिन, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये हमें कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो सारे फल जो हमने दिखाए, जो सारे फूड्स दिखाए, वो हमारे खाने में कहीं हद तक कम पड़ जाते हैं या बहुत ज्यादा कम पड़ जाते हैं। और उसका नतीजा ये है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे हमारी जीवन शैली रिलेटेड, क्योंकि उसके साथ साथ एक्सरसाइज नहीं होता है, उसके साथ साथ सोना, नींद ठीक से नहीं होती है, ये सारे स्ट्रेसेस, गलत खाना, ये सब के चलते हुए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हार्ट की बीमारी, ये परेशानियां हमें सताने लगती है। तो एक्ट ऑफ बैलेंसिंग क्या है? अगर आप देख सकते हो तो इस ये पिक्चर में अलग अलग जो पत्थर है वो अलग अलग साइज का है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई फ्लैट है, पर फिर भी वहां पे एक बैलेंस है, फिर भी यहाँ पे एक अच्छी तरह से बैलेंस है। उसी तरह से हमारा डाइट होना चाहिए। जो सब फूड ग्रुप्स मैंने आपको दिखाए, होल ग्रेन्स, पल्सेस, दूध, नट्स, ये सारे ऐसे नहीं है कि हमें एक जितने ही खाने हैं। जितना हम रोटी खाते हैं उतना हम बादाम नहीं खा सकते, जितना हम दाल खाते हैं उतना हम तेल नहीं पी सकते। तो उस तरह से हमें बैलेंस करना चाहिए। ये बैलेंस कहाँ से आएगा? तो जो होल ग्रेन्स है, जब मैं होल ग्रेन्स कहती हूँ तो उसमें से मैदे की चीजें या छाना हुआ आटा, जिसमें जो सारा फाइबर है वो उस छलनी में रह जाता है, वो सब इसमें से निकल जाएगा। 4 to 5 सर्विंग्स मैंने एक एवरेज बात बताया है, पर हर इंडिविजुअल का सीरियल्स का रिक्वायरमेंट डिफर करता है, पर वो होगा और होल ग्रेन्स का होगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अलग अलग तरह के होल ग्रेन्स ट्राई करें, ना सिर्फ गेहूं और चावल। उसी तरह से दाल, जो वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो दिन भर में हमें 2 या 3 बार, चाहे दाल हो, चाहे उसल हो, चाहे स्प्राउट्स हो, चने हो, उस तरह से खा लेना चाहिए। दूध और दूध के पदार्थ के फायदे तो हमने देख लिए हैं। तो लो फैट जो गाय का दूध है या दही है या कई मात्रा में पनीर है, दिन के हमने 2 कप भी पी लिए, जैसे 300 ml तक, तो भी हमें ये कैल्शियम के लिए वगैरह अच्छा रहेगा। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, अंडा जो है, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है, और अगर दिन का एक उबला अंडा भी अगर हम खाएंगे तो भी वो हमें फायदेमंद पड़ेगा। साथ साथ लेकिन चिकन और फिश है, उसमें तेल का अमाउंट कम है और क्वालिटी ऑफ फैट ओमेगा 3 जैसे फिश में है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार, पर जिस तरह से हम चिकन पकाते हैं जिसके ऊपर तेल है, जिसमें नारियल बहुत सारा है, नमक बहुत सारा है, वो हमें कम करके खाना चाहिए। हफ्ते में 2 या 3 बार खा सकते हैं। पर जो बीफ, पोर्क या मटन है, वो हमका फ्रीक्वेंसी उसको हमारा 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हैं। नट्स एंड ऑयल सीड्स भले ये बहुत फायदेमंद है, पर इसमें फैट भी ज्यादा है, तो वो भी हमें कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो इसके लिए वो 1 या 2 टेबल स्पून 20 से 30 ग्राम के अमाउंट में सब मिलकर, सब एक एक ने मिलकर हमें ये लेना है। जैसे हम सब्जियों की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि 4 से 5 सर्विंग्स पर डे, जैसे दिन के समझो एक फ्रूट या एक टमाटर, उसे हम फ्रूट बोल देंगे, तो हमारे 2 फ्रूट्स हो गए। और जो बाकी सब्जियां हैं जो हम सैलड या कुक्ड वेजिटेबल फॉर्म में खाएंगे, तो हमें हमारा वेजिटेबल रिक्वायरमेंट मिलेगा। और सिर्फ आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी या पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये सब्जियों में अटके ना रहे। अलग अलग तरह की सब्जियां ट्राई करें, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने फैमिली को खिलाएं। वो बच्चा ये खाता ही नहीं, उसमें गर्व महसूस करने की बात नहीं है। हमें उन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां खिलानी चाहिए ताकि उन्हें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स मिले। तेल का इस्तेमाल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, या तो ग्राउंडनट ऑयल या राइस ब्रान ऑयल या मस्टर्ड का ऑयल, ये आप जो है 3 से 4 चम्मच दिन भर में ले सकते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर को, सेल्स को हाइड्रेट करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। पर जिन पेशेंट को पानी की परहेजी है, जो बीमारी में, वो हमें डॉक्टर की सलाह से या डाइटिशियन की सलाह से लेना चाहिए। पर पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मसाले, क्योंकि हल्दी है, अलग अलग तरह के मसाले, अभी कोविड में तो आपने सुना रहेगा जो काढ़े जिस तरह से पिए गए हैं, इतना भी ज्यादा मत कीजिए। पर हमारे खाने में रूटीनली जितना मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत तीखा भी नहीं, बट नॉर्मल मसाले का इस्तेमाल करें। ये हमारा हेल्दी प्लेट, हमारा खाने का प्लेट कैसा हो, जो तभी का था उसमें रोटी पूरा आधा भर के थी, तो वो रोटी अभी एक कोने में आ जाएगी। रोटी हो, चाहे भाकरी हो, चाहे पराठा हो, वो एक कोने में आ जाएगा।
हमारे जो प्रोटीन्स है जैसे दूध है, दाल है या नॉन वेजिटेरियन है, एक कोने में आ जाएगा, और आधा जो हमारा थाली है वो हमारे कुक्ड वेजिटेबल और सैलेड से भरा होना चाहिए। अगर हम इस तरह से खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वजन, हमारा हार्ट का स्वास्थ्य, डायबिटीज भी बहुत अच्छे से कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोकेमिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छे से हमें मिलेंगे। ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसे सिर्फ चाय बिस्किट चाय खारी में ना खाएं। चाय आप ऑफकोर्स ले सकते हैं क्योंकि इंडियन चाय के बिना रहेंगे नहीं, पर कम शक्कर या बिना शक्कर का ले सकते हैं जिसको डायबिटीज है। पर कम से कम दूध या अंडा, उसके साथ साथ या तो कोई होल ग्रेन्स हो प्रिपरेशन हो या कोई चने वाला प्रिपरेशन हो वो आप ले सकते हो, उसको कंबाइन कीजिए सब्जियों के साथ या फ्रूट्स के साथ। और चाहे तो नट्स जो है छोटी सी मात्रा, जैसे मैंने कहा 20 से 30 ग्राम दिन में आप कभी भी ले सकते हो। ये है कुछ हेल्दी स्नैक्स जो आप इवनिंग में खा सकते हो, वो भी प्रोटीन युक्त हो और फाइबर वाले हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है शाम के समय पे खाने के लिए। और इन चीजों से मैं कहूंगी दूर रहे, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से अवॉइड करना है, पर जो बेकरी के पदार्थ है उसमें हमें पोषण तो कुछ नहीं मिलेगा, पर उसमें से हमें सिर्फ मैदा मिलेगा, शक्कर मिलेगा, सोडा मिलेगा, नमक मिलेगा। पैकेट की चीजें में बहुत प्रिजर्वेटिव्स है, नमक है, शक्कर बहुत ज्यादा है, इससे हमें दूर रहना है। साथ साथ स्मोकिंग और अल्कोहल, तंबाकू, ये सब चीजों पे भी अगर हम परहेजी करें तो हमारा बहुत फायदा होगा। लास्ट का टेक होम मैसेज में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चे, ये हमारा अगला फ्यूचर है, हमारा जनरेशन है, हमारे बच्चे के आदतों को पहले से अच्छा रखें, उन्हें अच्छे तरह का वैरायटी का, डाइवर्सिटी का, अलग अलग तरह का खाना खिलाएं, उनको उसकी पसंद लगना, वो उन्हें पसंद लगने का, उसको आप जितना हो सके कोशिश कीजिए कि वो अलग अलग तरह के खाने खाएं, और उनकी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, कैल्शियम है, विटामिन ए है, विटामिन B12 है, वो अच्छे से बनाए रखें। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन एक फेज है कि जिसमें मदर का जो स्टोर्स है या दूध पिलाने वाली माँ का जो स्टोर्स है वो कम हो जाता है, वो हमें भर के इसमें निकालना चाहिए ताकि वो भी आगे जाके मेनोपॉज के बाद ओवरऑल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। और सबसे जरूरी बात कि जो हमारे हड्डियों को जो है उम्र के 35 साल तक हम हमारे हड्डियों को जो उस पर कैल्शियम है या जिसे कहते हैं मिनरलाइजेशन, या वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो जितना हो सके हमारे हड्डियों को ये टाइम तक 35 साल तक मजबूत बना के रखे, अच्छे से बना के रखे, ताकि आगे जाके बुढ़ापे में वो हड्डियां मजबूत रहे, फ्रैक्चर्स ना हो, अलग अलग तरह की बीमारियां ना हो। तो इसके साथ मैं मेरा टॉक खत्म करना चाहूंगी। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Palekar ma'am. आपका जो explanation था regarding the diet, it was so much in detail and जितने अच्छे तरीके से आपने explain किया है, that was great. Because काफी बारी ये होता है कि हम जब एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं दूसरी चीज जो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है उसको कहाँ भूल जाते हैं। बट आपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया, सो थैंक यू वेरी मच। we'll keep this session open now for the question and answers. Sir was very kind enough, उन्होंने काफी सारे questions answer भी किए हैं हमारे audiences के लिए, that was very nice. But then we'll still take up few questions ताकि हमारे जो Facebook के ग्रुप हैं उन्हें भी उनका आंसर्स मिल जाए। So sir, this is my first question to you is what is your take about different supplements जो काफी लोग पहले से ही लेना शुरू कर देते हैं कि आगे चल के कमर दर्द ना हो, तो वो पहले से ही कैल्शियम, विटामिन डी खुद से शुरू कर देते हैं। So इसके बारे में आपका क्या कहना है कि how much is it safe and is it a very, it's a good practice or what it is for a general public? न्यूट्रिशनिस्ट के उसमें अगर ये सवाल का जवाब मैं दूंगा तो आई थिंक इट विल नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट, सो आई थिंक डॉक्टर अनिका शुड टेक दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम खाना खाते हैं करेक्ट, तो हम सिर्फ एक चीज नहीं खाते, जैसे हम सिर्फ रोटी नहीं खाते, उसके साथ हम कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी लेते रहते हैं। जैसे हम फ्रूट खाते हैं तो उसके साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का भी फायदा होता है। सप्लीमेंट में क्या होता है, हम एक चीज दवाई के जैसे खा लेते हैं, उससे ज्यादा जो खाने का एक्सपीरियंस है अलग अलग तरह की चीजों में अगर आए तो अच्छा है। हाँ, सप्लीमेंटेशन कब जरूरी है, कोई एज ग्रुप है जैसे जो एल्डरली पॉपुलेशन है हमारा, कि जो कभी कभी जिनका खाना जो है संतुलित नहीं होता है, या जिसे जो बराबर अपने खाना सही नहीं ले सकते,
उनमें अगर हम एक माइल्ड डोज ऑफ सप्लीमेंट कभी अगर प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो बात अलग हुई, पर जो बच्चे हैं, जो अडल्ट है, जितना हो सके हम अगर अपनी रिक्वायरमेंट खाने से ही मीट कर ले। और आप देख सकते हैं कि हमने देखा कितने अलग अलग तरह के फूड्स है या पदार्थ है कि जो खाए ही नहीं जाते, तो अगर वो हम खाना चालू कर दें, आई एम श्योर हमारी रिक्वायरमेंट्स वहां से मीट हो सकती है। पर जिनमें डेफिशिएंसी है, सर्टेनली जिन्हें डेफिशिएंसी है, उन्हें अपने रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट्स लेके पर डॉक्टर की सलाह से ओवर द काउंटर अपनी मर्जी से लेके नहीं लेनी चाहिए। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी। राइट। मैम, आपका क्या कहना है अबाउट दिस कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट्स? वो भी अभी काफी ये चीजें आ रही हैं कि लोग लेना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि ये है क्या और इसे कैसे लेना है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामाइन दे आर पार्ट ऑफ आवर कार्टिलेज। सो कार्टिलेज वो कुशन है जो हमारे बोन के एंड्स को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे बॉडी में भी बनता है, और जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज है जैसे कोई एनिमल कार्टिलेज वगैरह, उससे भी ये पाया जाता है। तो बहुत सारे अगेन देयर आर स्टडीज जिसमें देखा गया है कि या बहुत सारे जगह पे देखा गया है कि उससे जो है कि ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रोग्रेशन है वो धीरे धीरे कभी कभी रिटार्ड होता है, या जो पेन है वो कम होता है। बट देन जैसे कोई बोलते हैं कि फायदा होता है, देयर आर सम स्टडीज विच शोज कि उसमें इतना भी फायदा नहीं है या पेन इतना भी कम महसूस नहीं होता है। तो उसमें अलग अलग तरह के रिजल्ट्स हैं। तो अगर डॉक्टर आपको ये प्रिस्क्राइब करते हैं एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए, तो उतने ड्यूरेशन के बाद उनको जाके वापस दिखाना ये हमारा काम है। पर वो लेते ही रहना, या मैंने किसी साइट पे देख लिया या व्हाट्सएप पे पढ़ लिया या गूगल पे देख लिया कि ये अच्छा है तो बस मैं ले लूँ, फिर हम कितने डोज में लेंगे क्या लेंगे उसका कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, और फिर हम उसका ओवरडोज कर लेंगे। और एक और बात है कि ग्लूकोसामाइन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस कोई केसेस में बढ़ा सकता है, कि जो तो डायबिटीज के मरीजों को वो बहुत संभाल के लेना पड़ता है। और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट जो है वो जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स होते हैं, खून पतला करने की दवाई, उसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है, तो वो भी हम अपने मर्जी से लेंगे तो हम नुकसान करेंगे। तो ये अगर लेना भी है तो अपने मर्जी से ना लें, डॉक्टर की सलाह से लें। Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Megha, would you want to take the next question? Yeah. So Sir has answered all the questions on Facebook as well as Zoom. But there is one specific question is that अगर मतलब अभी आजकल बहुत sedentary lifestyle की वजह से back pain तो होता ही है ना. People sit for 8 to 10 hours in office. So there is specific exercise that are there nowadays कि chair पे बैठ के you exercise after every 30 minutes or so. And people do use backrest also nowadays. So what kind of backrest is it advisable, and what kind of backrest will be, will you suggest or advise? So this is actually a very common question, and unfortunately there is no clear-cut answer, because the backrest which usually people use, it is it's very wrong. So what people will do is they will support the upper back while the support is required in the lower back. So जो ऊपर की कमर है उसे सपोर्ट देते हैं, जैसे कुर्सियां भी आपने देखी होंगी, तो नीचे बीच में उसका एक पतला डंडा रहता है और ऊपर उसका बड़ा सपोर्ट रहता है। सो वो जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान देता है, सो दैट्स मोस्ट हार्मफुल। और असली में जो सपोर्ट चाहिए होती है वो लंबर बैक को चाहिए होती है, मतलब नीचे की जो कमर है उसको सपोर्ट ज्यादा चाहिए होती है, और बाकी फिर वो कमर अपने एक दूसरे पे हड्डियों पे एकदम खड़ी हो जाती है, और देन यू कैन जस्ट वर्क ऑन। बट इसके बहुत से फैक्टर्स हैं। उसका कारण क्या है कि आपका कंप्यूटर टेबल पे अगर आप हैं तो आप कितना बेंड करते हैं, आपके स्क्रीन की हाइट क्या है, आपके पैर जो हैं वो बराबर हैं या नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं आई थिंक अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाए तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप चाहें तो मैं एक अर्गोनॉमिक्स का फोटो दिखा सकता हूँ। आई थिंक फिर हम लोग उसको लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि क्योंकि ये एक कॉमन चीज़ है जो सब लोग आई थिंक एक्सपीरियंस करते हैं, और इसी का रिजल्ट है कि बहुत सारी पेन जो है वो ठीक नहीं हो पाती है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई जस्ट शो यू। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Yes. तो अब आप देखिए, अगर आपका ये लेवल आई के लेवल पे नहीं हुआ,
So then what will happen is if this is not correct, then आप गर्दन आगे झुकाएंगे, और जब आप गर्दन आगे झुकाएंगे तो स्पाइन का जो नॉर्मल पोस्चर है जो मैंने आपको बताया था यूं, तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा. तो ये जो पोस्चर है ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये आप देख रहे हैं, ये पोस्चर मेंटेन करना है आपको. आमतौर पे क्या होता है, इस जगह पे कमर की रेस्ट नहीं होती है और ऊपर जो है वो सपोर्ट मिलती है ज्यादातर कुर्सियों में, और जिसकी वजह से दिक्कत आती है. सेकंड कारण क्या है कि लोगों को लगता है कि टांगों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि टांगे जिस तरह से रखते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना थकेंगे या कितना जल्दी आपकी मसल्स यूज हो रही हैं. सो आइडियल क्या है कि ये जो है ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और इसकी जो हाइट है ये पूरी मैच करनी चाहिए आपकी इस हाइट से. अगर ऐसा नहीं होता है तो कुर्सी को ऊपर नीचे करना चाहिए ताकि इसमें एडजस्टमेंट मिल जाए, और टाइम टाइम पे ब्रेक लेने के लिए एक छोटा फुट रेस्ट यहाँ पे होना चाहिए. इस फोटो में नहीं है, बट ये जस्ट मैंने अभी आपसे बात करने के बाद एक रैंडम फोटो उठाया इंटरनेट से. हाँ, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आपकी ये सब चीजें ठीक हो, और फिर वो स्क्रीन इतना बड़ा होना चाहिए नेचुरली कि वो बार बार आगे ना झुके. और ये सब प्रिकॉशन अगर आप कर भी लेते हैं तो भी उसके बाद भी आपको हर जिसे कहते हैं आधे घंटे में आपको कम से कम उठना चाहिए. और अगर उससे ज्यादा, आजकल क्या है, स्टैंडिंग वर्क स्टेशन रहते हैं. सो स्टैंडिंग वर्क स्टेशन मीन जैसे चैट हो रही है, सो आप एक स्टैंडिंग करते हुए आप अपना वो चैट कीजिए, आप उठिए, खाइए, पीजिए, जो भी आपको करना है कीजिए, लेकिन खड़े रहकर. सो अगर आप खड़े रह के वो करेंगे तो वो सब एक्टिविटी टोटली चेंज हो जाएगी. और जिस तरह की मैं आपको एक और तस्वीर दिखा देता हूँ, अगर आप वैसा कर पाए तो कमर का दर्द होने का चांस ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. जिसको है भी वो ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो ये मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आपको. आपके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये बैठ के कर रहे हैं मैडम, और ये भी ठीक है. लेकिन अगर अपनी राइट साइड पे देखें तो ये खड़े होके हो रहा है सब कुछ. और आपका जैसे लंबा वेबिनार है, अभी हम 1 घंटे का वेबिनार कर रहे हैं, तो आप सब लोग खड़े हो सकते हैं. हाँ, और जो लोग हमें सुन रहे हैं नेचुरली अपने मोबाइल्स पे होंगे और 90 डिग्री सर झुका के मेरे ख्याल से वो अपने मोबाइल्स को देख रहे होंगे. सो मोबाइल को भी सही लेवल पे रखें, और ये छोटी छोटी चीजों का अगर ध्यान रखें तो बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें जो है आपको मिल सकते हैं. तो ये क्या है, ये दीज आर ऑल स्ट्रेस इंजरीज. तो इनको प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेस को प्रिवेंट करना है, और वो तभी हो पाएगा जब आप बदल बदल के करें. जैसे कि अभी अगर एक बोझ उठाना है, 5 लोग इकट्ठे हैं तो इजीली उठा पाएंगे. सिमिलरली आप अपनी बॉडी की सब मसल्स को एक्टिविटी देंगे तो फिर बैक का पेन होने का चांस जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा. Thank you, sir. Shata, is there any question? Yeah, I have a question for Anagha ma'am. We've got a question in the chat box about what is the diet for reverse aging. ऐसे कोई डाइट है स्पेसिफिकली जो रिवर्स एजिंग में हेल्प करती हो? मैं आपसे ऑनेस्टली कहना चाहूंगी, और जिसे हम सबको कोशिश करनी चाहिए. कोई डाइट तो नहीं है, पर 2 चीजें हैं. एक तो है डिसिप्लिन, जो बहुत जरूरी है, और दूसरा है कंसिस्टेंसी. कि एक तो डिसिप्लिन से जो चीज हम जैसे सही तरह से अपना खाना खाते रहें और वो ही चीज करते रहे. बहुत बार ऐसे होता है कि डाइटिशियन के पास जाते हैं लोग, उन्हें फायदा भी होता है, पर एक कहीं छूट जाता है और फिर वापस दे वो बैक टू स्क्वायर. तो जो वो कंसिस्टेंसी है वो रखना बहुत जरूरी है. और जो डिसिप्लिन है, जो अगर हम देखेंगे कि जो एल्डर जनरेशन जो थे हमारे दादा या परदादा, उनमें एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन था. एक जो खाना खाने का जो एक स्टाइल था वो हमें कहीं से तो लाना चाहिए. और उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि एजिंग रिवर्स करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो जैसे हम सांस भी लेते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनता है, या हम कोई पोल्यूशन है या कुछ भी खाते हैं उससे फ्री रेडिकल्स बनता है. तो उसे कम करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमें खाने पड़ते हैं. जैसे मैंने बताया, विटामिन सी है, बीटा कैरोटीन है, विटामिन ई है, जिंक है, सेलेनियम है. तो ये सारे जो है हमें, जो मैंने बताया कि होल ग्रेन्स है या सब्जियां है, वेजिटेबल्स है, नट्स, ऑयल सीड्स, इनमें से अच्छे मात्रा में मिलेंगे. और साथ में ऑफकोर्स एक्सरसाइज, सो स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब का अगर तालमेल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से रहा तो वी कैन रिवर्स सर्टेनली एजिंग. Thank you so much. Sir, I have one question for you. So this must be a very common question and you have covered in your topic कि कोई भी कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब पिलाटिस भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, पावर योगा भी कर सकते हैं. बट नाउअडेज पीपल आर सो लाइक
it's a fast world, so people मतलब बहुत घाई में रहते हैं सब लोग, and people want to go to office, come back, then spend time with their family also. So what kind of specific exercise will you advise for these kind of people? So the exercise which you do should be a mix and match of various you can say schools of thoughts. So कुछ लोग कहते हैं एरोबिक्स अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ योगा करना चाहिए. सो इनमें से कोई भी सही नहीं है. उसका कारण क्या है कि आपको किसी ने रिलीजियसली थोड़ा ना बोला कि एक ही चीज कीजिए भाई साहब. आपको हर चीज का बेस्ट पोर्शन जो है वो लेने को बताया गया है, और आप कुछ ये आपके हाथ में है. ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई आपको बाहर से आके कोई रोक रहा है कि आपको सिर्फ योगा ही करना है. ये लेकिन एक धारणा है जो आपने अपने मन में बना ली है कि भाई हम तो बस योगा ही करेंगे. तो ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है. हाँ, सो जो लोग जिम जाते हैं, हम तो सिर्फ जिम ही जाते हैं भाई. तो इसमें जो आइडियल जो बताया गया है वो ये बताते हैं कि 4 days a week अगर आप एरोबिक करते हैं, जिसमें के 30 मिनट्स का एक्टिविटी, वेयर जो आपका हार्ट रेट है वो 2 से 2.5 गुना, मतलब 120 से आप समझिए 150 के बीच में रहता है. तो इस दैट इज एनफ. अब उसमें आप क्या एरोबिक करते हैं, आप स्किपिंग करते हैं या आप साइकिल चलाते हैं या आप स्विमिंग करते हैं, वो आप पे छोड़ा गया. ठीक है. और ये अलग होगा सबके लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, हम वी आर नॉट प्रिजनर्स. सो जो हमारी मर्जी आएगी हम वो कर सकते हैं. ठीक है. नंबर 2, अब योगा की बात आती है तो आपको अपनी योग एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे, उसमें सिर्फ आसन ही नहीं है. तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इतनी चीजों से मिला के आपका योग बनता है. सो ये जो इतनी सारी चीजें हैं, इन सब में अगर आप करने जाएंगे तो दुनिया, मतलब एक जिंदगी भी कम है नेचुरली. हम लोग तो हर एक योगी में भी कमियां निकाल देते हैं. देखो भाई साहब, और बाबा रामदेव है, उनको भी गुस्सा आता है. सो नेचुरली अगर वो भी योगा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो एक आदमी आप क्या करेंगे, आप तो बिल्कुल नेचुरली नहीं कर पाएंगे. सो इसलिए आपको सिर्फ उसमें से वो पोर्शंस लेने हैं. जिसको मेडिटेशन चाहिए भाई आप मेडिटेशन ले लीजिए. ध्यान, यम नियम के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, मतलब जो 7वां पार्ट है, आपको वो पसंद है आप वो पहले ले लो. फिर उसके बाद आपको नियम पसंद है आप वो पहले ले लो. आपको जो चीज पसंद है, आपके पास इंफॉर्मेशन एज है, यूट्यूब आपके पास है, फेसबुक पे आप देख रहे हो हमारी तरह कितने ही योगी हैं जो कि साधक आपको बनाने को तैयार हैं. और तो वैसे ही आपको जुम्बा चाहिए, आप जुम्बा ले लीजिए. आपको कल्ट अच्छा लगता है, आप खुद से नहीं उठ पाते हैं, कोई बात नहीं, अपने दोस्त को पैसे भरवाइए कल्ट के और सुबह सुबह आपको उठा देगा वो. और उसके बाद आप दोनों कंपटीशन कीजिए. वहां पे कभी कोई फिल्म स्टार सिखाएंगे आपको, कभी कोई कोरियोग्राफर सिखाएंगे. अगर आप उस तरह के हैं तो आप वैसा कीजिए. तो इसमें कोई एक चीज नहीं है जिससे आप फायदा. अल्टीमेट एम इज टू गेट योर बॉडी मूविंग. एंड जो हमारा एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, इजी शुगर सोर्स हमें मिल जाता है अपनी डाइट में, और उसको खाने से, जैसा अफीम खाने से दिमाग में होता है, बिल्कुल सेम आपके जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं, उससे आपको हाई मिलती है और वो आप वही खाते रहते हैं और उस चक्कर में आप फंस जाते हैं. ये सब उससे निकलने के तरीके हैं. अपना तरीका आपको खुद ढूंढना है. कोई भी डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी इसमें आपकी मदद नहीं कर पाएगा. ये आपको खुद ही करना है. और इसमें एक कोई रामबाण नहीं है कि भाई ये करो तो आपका सक्सेस है. इसमें आप, इट्स अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट विच यू हैव टू फाइंड आउट फॉर योर ओन सेल्फ. एंड जो जिसको जम गया वही अच्छा है. और मजे की बात बोलूं, एक ही आदमी को अपने जीवन में एक चीज नहीं जमेगी. मतलब आज आपको योग अच्छा लग रहा है, कल आपको डांस अच्छा लगेगा, परसों आप कुछ और बदल देंगे. फिर आपका बेबी हो गया, अब आपको कुछ और अच्छा लगता है क्योंकि आपके बेबी को वो अच्छा लगता है. फिर अब बेबी बड़ा होकर दूर चला गया, अब आपको कुछ और अच्छा लगता है, अब आपको फ्रेंड्स चाहिए, फिर वो. तो ये साइकिल आपके बदलते रहेंगे आपकी लाइफ के साथ, बिकॉज यू आर मास्टर ऑफ योर ओन फ्री विल. और इससे अच्छा समय शायद इंसानों के लिए कभी नहीं था. यू आर सेफ फ्रॉम वॉर्स, यू आर सेफ. अगर आप सिपाही नहीं है तो आप लड़ाई के मैदान में नहीं जाते हैं. पहले तो ऐसा नहीं होता था, सबको लड़ना पड़ता था. आपने फिल्म में देखी है वो, जब वो किले विले पे आते थे तो वो थोड़े ना पूछते थे मारने से पहले कि भाई तुम किसान हो, अच्छा तुमको छोड़ देते हैं. तो थिंग्स आर नाउ वेरी इजी. एंड आई फील के ये बैलेंस बनाना, आप कागज पे लिख लीजिए, आज एक किताब लगाइए, उस पर लिख लीजिए, जर्नलिंग करना शुरू कीजिए, और आप देखेंगे कि 5 साल बाद कितनी अलग चीजें आप कर पाए. So coming back to your question, there is no fixed this thing.
यू हैव टू चूज, इसीलिए मैंने वो 12 चीजें लिख दी। तो ताकि, और वो 12 सब 12 ही नहीं थी, और भी कई सारी हैं जो मैं उस स्लाइड में अब कितना लिखता। सो ये सोच के मैंने कुछ चीजें जो मुझे ध्यान में आई मैंने वहां लिख दी। लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, बस ये चीज का ध्यान रखिए कि फायदा नहीं होगा तो चलेगा, नुकसान नहीं होना चाहिए। सो इसलिए वो पहले दिन ही सर के बल खड़े होके वो इंस्टाग्राम पे फोटो डालने के लिए वो योगा मत कीजिए आप, मेहरबानी करके। और पहले दिन ही अपना, आज हमने डाइट अपना परफेक्ट कर लिया, आज हम न्यूट्रिशन का वेबिनार सुन के आए, अभी जाके फ्लैक्स सीड खाना शुरू कर दिए, दबादब एकदम सब शुरू, एकदम हमारा नेचर बास्केट में गए, जो सबसे महंगे महंगे दिखे वो उठा के हमने अपने कार्ट में डाल लिए। 2 दिन हमने खाया ओमेगा, वो भी खाया, बस तीसरे दिन से फिर हमने जोमेटो को लगा लिया और पिज्जा खाना शुरू कर दिया। तो इसलिए वो चीजें अगर हम अवॉइड कर पाए, सो नियम की बात है, अगर आप छोड़ा चेंज कीजिए, मेक स्मॉल हैबिट, स्मॉल चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे कई बार दिक्कत आती है ये करने में, आई एम श्योर हम सबको आती है। तो ये अपनी लड़ाई हमको खुद लड़नी है। और आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस, वेरी वेल सर। मतलब परसिस्टेंट इज द की। सो आप कोई भी एक्सरसाइज कीजिए पर वो परसिस्टेंट रहना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज खराब नहीं है। Right. आर्नोल्ड को योगा नहीं आता था, बट वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आपने नाम सुना होगा, या बहुत सारे। सो ही परसिस्टेड विद दैट वन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस व्हिच ही कंसीडर्ड वाज बेस्ट इन हिज टाइम। वो आज की डेट में वो अच्छा है या नहीं है ये आपके पास, उसने किताब लिख दी, आप पढ़िए, आपको अच्छी लगती है आप कीजिए, नहीं लगती है आप मत कीजिए। तो कोई ऐसा हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं है। Thank you, sir. Shraddha, do we have any more questions? So I think we have overshot our time, 7:15, but it was such a great session that हमें रोकने का मन ही नहीं हुआ, because इतने सारे questions भी हैं, but I think we will stop our session over here, and we have sir again next week with us for another session. So thank you so much, sir, for today's session. And also, ma'am, we have Safal ma'am with us. She's a senior nutritionist, and ma'am would be giving the vote of thanks. I invite Safal ma'am for the vote of thanks. Yeah, hello. Good evening, one and all here. On behalf of IDA Mumbai chapter, I would like to express my deep gratitude to Dr. Siddharth Verma for excellent deliberation. So you are really great in what you said, persistency. This is very important. In very simplified manner, you explain the anatomy, the structure, the posture, how to keep your postural thing. Then again, all myths, the way you corrected in a very nice way. Thank you so much. And then our very own Dr. Anagha Palekar. So she explained all nutrients in a very nice way with colorful pictures, all macro as well as micronutrients. So it's easy to grasp to all the, even simple layman also can easily understand. And both of you said the same thing, persistency and the consistency, which is same key. You have to be continuously, you know, one thing you can't be continuous and same manner. You have to, on your own, you have to decide what is good for you. And all the points which both of you said were exactly right, because there only the main problem lies. So thank you so much for your excellent talk. Then I would like to thank our conveners, Dr. Shraddha Vijan and Megha Terese, because, and I congratulate you for selecting such a nice topic, which is not covered so far, I think so. So, you know, it's very good, and you know, this series will go on. So I'm sure definitely it will be help to everyone, you know, because it's day-to-day life, we face this situation and people, patient keep on asking us. So, you know, it's really nice to select such a wonderful topic. And lastly, I would like to thank all the participants for their active participation. I can see in the last number, the participants, they attended this webinar today. And thank you everyone once again. And now I request Shraddha to announce your next webinar details. Just one moment. Just one moment. I would also like to thank Shraddha, Megha, Mumbai chapter, and our backbones, Kasturi and Nupur also, for always being there and being a wonderful work that they do. And thank you so much. And sir, it was really nice to listen to you. And thank you, Shraddha, once again, and Mumbai chapter. Thanks. Yeah, one more. I'm very sorry
I just didn't mention the name of this our Kasturi and Nupur, everybody, your complete team, because without them it's just not possible. Sorry once again, I just didn't mention, but really congratulate your complete team Thank for you. having such webinar. Thank you, sir. Thank you, ma'am. you, Okay, everyone. so thank you. I'll just share one the upcoming webinar, which is going to be held on 11th of October. Yeah, it's the pain management series. It's the part 2, which is going to be dealing with exercise injuries. We have got Dr. Siddharth Verma sir again, who will be teaching us more about these exercise injuries also. And for the nutritionist, we have got Miss Shiny Surendran ma'am with us also. So please join us next Sunday at 6 p.m. on IDA Mumbai chapter Facebook page for the live session again. Hope you have enjoyed the session today. Thank you very much and enjoy your rest of the evening, everyone. Thank you. You all. Bye. Thank Thank you. you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, everyone. Thank you.